तौर पर मैं इस वक्त मेहमान के अपने नाम लूँगा। चेष्टा सक्सेना जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सोशल मीडिया पे इनका तारुफ, इनका परिचय कराने की ज़रूरत नहीं है। सनोली गौर जी इस वक्त हमारे साथ हैं, लेकिन शायद ये नाम बहुत सारे लोगों के लिए अनजाना सा लगे, तो जैसे ही मैं अगर नजमा आपी बोलूँ तो आप में से बहुत सारे लोग पहचान जाएंगे। आप दोनों का बहुत बहुत दिल से स्वागत इस शो में। कुछ नया सुना है नजमा आपी, क्या है? हाँ, तो अगर नजमा आप ही कुछ कह रही हैं तो वो ऐसे ही होगा कि भाई भैया सबको घर पे ही रहना है। नहीं, हमारे इनके अब्बू बच्चों के भी ये भी कहते रहते हैं कि मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर जाना है, लेकिन मैं फुल कंट्रोल में रखती हूँ। मैं जाने नहीं देती हूँ किसी को बाहर। 2 महीने हो गए, सबको अंदर ही बिठा के रख रखा है। हाल में कोई आपने पॉलिटिकल सटायर इस तरह का लिखा कुछ जिसपे आप हाँ, लगा खिंचाई हुई, जी जिसपे आपकी जी। कौन सी सुनाए अगर जरा आपको याद है? हाँ, लगातार में मेरे अक्सर पॉलिटिकल रह ही रहे हैं। अभी तो मैंने मजदूरों का जो पलायन हो रहा है उसके ऊपर भी लिखा था कि एक तो मैं जैसे कि ये भी सोच रही थी कि जो मजदूर जिस तरह से इधर से उधर जा रहे हैं उसके लिए ठीक तरह से हमारी सरकार की नीतियां सही नहीं है। बहुत आनंद फानंद में आके जल्दी से लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई। पहले जो सोचो ही नहीं गो कि आगे हुई का, लेकिन वो तो जब मजदूर सड़कन पे भागन लगे तब देख लो तो विदेशन तक में बेइज्जती होने लगी अपनी। तब ख्याल आओ कि ये भगवान जो का होगा, जिनके बारे में तो सोचे ही नहीं हो। तो फिर लगी कि मजदूरन को तो आदत होते भूखे प्यासे नंगे रहने की, ये कौन सी बड़ी बात है। गरीबन के लाने ज्यादा सोचने की जरूरत ही कब है, समझी सरकार ने। तो इस तरह से मैंने इसको ये किया था। सनोली, एक आपका जो आपने लिखा था खासतौर पे दिल्ली के पॉल्यूशन के बारे में, और मैंने उसको सुना, कई बार सुना, और मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। आपको याद है वो? जी, वो तो मुझे याद है, क्योंकि वही एक वो वीडियो थी जो सबसे पहले वायरल हुई। उसे तो मैं कभी नहीं भूल हाँ, सकती। इसीलिए मुझे भी याद है। वो वीडियो भी, हाँ, वो वीडियो भी काफी ज्यादा रैंडमली बन गई थी, क्योंकि उसमें बैकग्राउंड देखेंगे तो वो मेरा हॉस्टल है। मैं हॉस्टल में सुबह सुबह ऐसे सोकर ही उठी थी और मैंने अपना रूम खोलकर देखा तो बाहर इतना ज्यादा अंधेरा था, और मुझे थोड़ी एलर्जी है धूल वगैरह से। तो मुझे खुद को ऐसे सांस लेने में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, और मैं तभी मुझे वो गाना याद आया था कटरीना कैफ का कि सांस में तेरी सांस मिली तो मुझे सांस आई। और मैंने अपने फोन का फ्रंट कैमरा भी साफ नहीं किया था, वो इतनी जल्दी में मैंने वो वीडियो बनाई थी। वो पीछे येलो इफेक्ट आ रहा है पूरा। तो उस वीडियो में मैंने यही बोला था कि भैया हमें तो सांस ही नहीं आ रही है, इतना पॉल्यूशन हो रहा है। ये हमारे बच्चे लड़ते हैं टीवी पे कैटरीना कैफ को देख के कि अम्मी वो गाना गाने आ जाती है, सांस में तेरी सांस मिली तो मुझे सांस आई। हमें बच्चे हमसे लड़ते हैं, अम्मी इसे सांस कैसे आ रही है, हमें तो नहीं आ रही। भैया मैं तो अपने बच्चों के ना नाक में रुई ठूस देती हूँ कि भैया सांस ही मत लो, इससे अच्छा तो कि गंदा सांस लो। आप में एक मिमिक्री शो भी में अच्छी जीती तो करती है, लगा जी। और एक खास हीरोइन की तो खासतौर पर बहुत ही अच्छी करती है। तो थोड़ा दर्शकों को थैंक यू। सुनाए वो बहुत ही वायरल भी है, पॉपुलर भी है जी। तो कंगना रनौत बोल रही हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कंगना रनौत, और तुम लोग लॉकडाउन में घर पर ही बैठे हो ना, या मेरे मोहल्ले के लोगों की तरह बाहर बैठ जाते हो जा जाकर? अरे इन लोगों को तो लग रहा है कि इनकी गर्मियों की छुट्टियां हो गई हैं, वो भी बिना हॉलीडे होमवर्क के। बाहर नेट बांध के बैडमिंटन खेलने लग गए। अरे मोहल्ले की आंटियों से कुछ सीखो, वो लोग भी अब गॉसिप ऑनलाइन ही कर लेती है व्हाट्सएप पर। घर पर बैठो, लूडो वगैरह खेलो, ये बाहर जाकर खेलने के क्या मच रही है तुम लोगों को? बहुत ही अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों के यहाँ आने का और साथ देने का। इस वक्त जो हमारे खास मेहमान हैं वो मैं खुद उनका फैन हूँ, बहुत बड़ा मुरीद हूँ, नीरज पांडे साहब। बहुत बहुत आपका स्वागत है नीरज भाई इस प्रोग्राम में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता चला कि आप शेर व शायरी के बहुत बड़े शौकीन हैं, और मिर्ज़ा गालिब आपके बड़े आइडल हैं, और मिर्ज़ा गालिब के शेर आप बहुत ज़्यादा उसको फॉलो करते हैं, और इत्तेफाक से मैं भी। तो मेरी ये एक सवाल भी और शिकायत भी है कि गालिब साहब को भी आपने डेंजर जोन में झोंक दिया, ऐसा क्यों किया आपने? जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है गालिब डेंजर का, उसका मानना है कि भाई आपको एक इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए गालिब की शायरी के साथ, और आपकी जिंदगी के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं आपको उन सब का हल गालिब की शायरी में मिल जाती है। या आपको मैंने पढ़ा था कहीं कि अचानक जब ये आपने किताब लिखी गालिब डेंजर, एक तो ये नाम ही अपने आप में ऐसा है कि लोगों को अपनी तरफ खींचता है, और उसमें कहीं जिक्र था कि एक अंडरवर्ल्ड के लोग भी गालिब की शायरी से सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। तो मैंने कहीं पढ़ा कि इस किताब को लिखने का और ये थीम, ये आइडिया आपको किसी एक रेड लाइट के पास मिला था, जहां आप कहीं रास्ते में थे, गुजर रहे थे।
पूरी जब आपने इसमें कहानी लिखी, और जाहिर सी बात है जिस तरीके से आपके बारे में है कि गालिब की शायरी के भी आप एक तरह से बहुत बड़ा शौक रखते हैं, तो आगे बढ़ो उससे पहले कुछ गालिब के शेर अच्छे याद हों जो आप इस वक्त शेयर करना चाहें? गालिब का मतलब अब मैं मेरे जबान से सुनेंगे तो आपको जो थोड़ी बहुत मोहब्बत है आपको वो भी नहीं, मोहब्बत बरकरार रहेगी, मतलब मोहब्बत बरकरार रहेगी। एक दो लाइनें हैं जो मैंने बुक में भी यूज नहीं की है, बट इट्स वेरी डियर टू मी। दोनों जहान दे के वो समझे ये खुश रहा, यहाँ पड़ी ये शर्म की तकरार क्या करे। वाह वाह वाह। ऐसी क्या चीज है जो आपको क्राइम की चीजों में ज्यादा मतलब अपनी तरफ खींचती है और इसी को बेस बनाकर आप फिल्में बनाते हैं? क्राइम नहीं, अगर आप और जरा गौर से देखेंगे तो इट इज अबाउट वेरी टेनिशियस पीपल, ढीठ लोग जिसको हम कहते हैं ना, उनकी कहानियां हैं ये दे आर अबाउट वेरी टेनिशियस पीपल जो प्रोटैगनिस्ट हैं इन कहानियों के। बड़े कॉमन लोग हैं, ये हमारे आपके बीच के लोग हैं। और जब ये सवाल करना शुरू करते हैं और जब ये किसी चीज के पीछे पड़ते हैं, चाहे वो वेडनेसडे हो चाहे स्पेशल ऑप्स हो, कहानियां शुरू तो इनसे होती हैं। अब वो जिस टॉपिक को हैंडल कर रहे होते हैं that is what the content becomes about, but essentially it is about these characters. लॉकडाउन में आपको काफी फुर्सत भी मिली होगी सोचने की भी, लिखने की भी, तो कुछ हम लोग उम्मीद करें आपसे नया जल्दी? हम सब चाहते हैं कि मतलब जितनी जल्दी हो हमारी लाइफ जो है वापस किसी नॉर्मलसी पे आए और वापस हम काम शुरू करें। फिलहाल मैं जो है अभी चाणक्य पे काम कर रहा था बिफोर द लॉकडाउन स्टार्टेड, और लॉकडाउन के बाद मैं और मेरे राइटर है मनोज, उनके साथ मैं स्क्रिप्ट पे ही बैठा और वही हम लोग करते हैं नॉर्मली, दिन में 1 घंटे 1.5 घंटे जो भी हमें मुनासिब लगे हम उसके स्क्रिप्ट पे ही पॉलिशिंग में लगे रहते हैं। आपने बात की हम लोगों ने, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। सुरेंद्र मोहन पाठक जी, हिंदी की अगर हम बात करें नॉवेल की और ख़ास तौर पर क्राइम की दुनिया की, तो ये वो नाम है जो शायद घर घर जाना जाता है। बहुत बहुत स्वागत आपका सुरेंद्र मोहन पाठक जी, और मेरी खुशकिस्मती है कि आज आपसे मैं बात कर रहा हूँ। सुनील, सुधीर और विमल, ये तीनों वो कैरेक्टर जिसको आपने जिंदा किया, ये तीनों कैरेक्टर आज भी आपके लिए कितना मायने रखते हैं, कितना इंपॉर्टेंट है? कि ये आइकॉनिक आइटम बन गई। पत्रकार को हीरो बनाया, लोग मेरी नकल मारने लग गए, पत्रकार को हीरो बनाने लग गए। लोगों ने मिसाल ली, बड़े बड़े एंकर्स ने ये कहा कि हम सुनील सीरीज पढ़ के हमें ये प्रेरणा मिली कि हम इस पत्रकारिता के धंधे में आए। सुनील के 122 नावल लिखे हैं। ये हिंदुस्तान में छोटा मोटा रिकॉर्ड हो तो कोई बड़ी बात नहीं है कि 100 से ऊपर एक सीरियल करेक्टर 122 नावलों में दिखाई दे। और अभी खुदा ने चाहा सलामत रखा तो और लिखूंगा। पहले पत्रकार आया और दूसरा फिर जासूस आता है शायद। हाँ, मैं आप सुधीर के बारे में आज करता हूँ। जब लगातार नावल, हमें उन दिनों नावल आर्मी ने छपता था, मैं भी आर्मी ने लिखता था। जब लगातार नावल सुनील के छपे तो लोगों ने मोनोटोनी की शिकायत की, एक रस्ता की, एक रूपता की शिकायत की। उन्होंने कहा भी बार बार वही कैरेक्टर पढ़ के हम जरा बोर हो गए हैं। तो मैंने भी वो हिंट पकड़ा और एक ऐसा हीरो बनाया जो सुनील से बिल्कुल ऑपोजिट था। वो भला था तो ये बुरा था, वो शरीफ था तो ये बदमाश था। मतलब जो बिल्कुल दिल्ली का एक दुनियादार आदमी जो ये कहता था कि खूब पहचान लो सुधीर हूँ मैं, जिनसे उल्फत का फकीर हूँ मैं से शुरू होता। हाँ, उसमें एक पाबंदी होती थी कि आप जो भी घटनाक्रम लिखेंगे वो हीरो से एसोसिएटेड होना चाहिए। अलग से ऐसी कोई बात नहीं लिख सकते जिसमें हीरो मौजूद नहीं था। तो इस मजबूरी की वजह से मैं सुधीर सिंह का स्कोर बड़ा नहीं खड़ा कर सका। सिर्फ 23 नावल लिखे मैंने 42-43 साल में सुनील के 122 के मुकाबले में। लेकिन जो भी लिखे वो इतने पॉपुलर हुए। सुधीर बनाया ये तो लोगों को बहुत पसंद आया, उनको वो ज्यादा ट्रू टू लाइफ लगा।